जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं बिजनेस की बातों में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हम इस मंच पे बात करते हैं सक्सेस की, मेहनत की, उन कहानियों की जो दिल को छू जाती है। आज का एपिसोड बड़ा अद्भुत होने वाला है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस कम्युनिटी की जिन्होंने इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी सफलता का डंका बजाया है। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे सिंधी कम्युनिटी की। ये कम्युनिटी पूरी भारत की पॉपुलेशन का मात्र 0.30% ही है, मात्र 0.30, 1% से भी कम। यदि मैं अप्रोक्स आंकड़े की बात करूं तो अप्रोक्स 30 से 40 लाख के बीच में ये लोग हैं, लेकिन भारत की टोटल इनकम टैक्स में इनका 24% हिस्सा है। कैसे कैसे लोग, ये सिंधी लोग इतना कामयाब हो गए? कैसे सिंधी लोगों के पास इतना पैसा आ गया? कैसे ये व्यापार के सबसे ज़्यादा गुरु बन चुके हैं हर फील्ड के अंदर? चाहे वो आप बिजनेस में ले लो, चाहे आप बॉलीवुड में ले लो, चाहे कोई भी फील्ड में ले लो, जिस कारोबार में ये सिंधी लोग गए उस कारोबार में ये सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंधी समुदाय के ही हमारे मन्नू भैया, जो कि कपड़ा एजेंट भी हैं, सिंधी भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इनका, मन्नू भैया का जोरदार तालियों के साथ। मन्नू भैया, दिल की गहराइयों से आपका मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू। एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। हमारे सर, मैं मनु भाई, भावना एजेंसी सूरत से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ासकर दूसरा पंकज भाई हमारे, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे इतना गौरवान्वित किया, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यही है कि जैसे हमारा आज समुदाय है, सिंधी समुदाय, बस भगवान की कृपा, झूलेलाल भगवान की कृपा से ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही फलता फूलता रहे। बस मैं ये चाहता हूँ कि साहब उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बस सबका भला हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज मनु भैया हम बात करेंगे सिंधी समुदाय पे। सबसे पहले यार, आपने कपिल शर्मा के शो देखा होगा जी। वहाँ पे जब भी कोई गेस्ट जाता है तो कपिल भाई एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको यहाँ पता था यहाँ पे आप आओगे? तो क्या आपको पता था कि आप इस पॉडकास्ट पे आने वाले हो? बिल्कुल, आपने वही सवाल किया, वही लाफ्टिंग वाला जवाब मैंने दिया आपको। नहीं सर, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना बड़ा ओहदा दे दोगे। तो बस तहे दिल से शुक्रिया पंकज भाई आपका। बिल्कुल। और बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस मंच पे आज आपने मुझे आमंत्रित किया है। बिल्कुल। और खासकर सिंधी समुदाय के लिए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल कि आज सिंधी होके अगर आपने मुझे सबसे पहले यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो सिंधियों का मैं रिप्रेजेंटेटिव हो गया। बिल्कुल। तो बस इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती। सही बात। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो क्या राज है यार सिंधी लोगों का इतना कामयाब होने का? जिस कारोबार में जाते हैं उस कारोबार के वो हीरो बन जाते हैं, क्या वो तरीके हैं? पंकज भाई, सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो सिंधियों की खूबी है, वो सिंधियों की खूबी जो है ना, वो उनकी कामयाबी की जो सबसे बड़ी सफलता की जो कुंजी है, वो है सबसे पहले ईमानदारी। ईमानदारी। यस। ओके। ईमानदारी के अलावा उनकी लगन, उनकी मेहनत, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है। इसकी वजह से आज वो सब जगह, हर जहाँ जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में वो कामयाब होंगे। आप समझना, आप उनको कोई भी फील्ड दे दो, वो अपनी मेहनत और लगन से अपने आप इतना दिल और लगन से काम करते हैं कि वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो आज आप सामने देख रहे हो कि सिंधी लोग कहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान से जब वो लोग आए थे, आप समझना, हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे, सिंधी कौम, 1947 में जब वार हुआ था, जब विभाजन हुआ था, उस विभाजन के टाइम जब हम लोग आए तो हमारे माँ बाप, हमारे परदादा दादा सब वहाँ अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ के आए यहाँ। ठीक बात है। तो कुछ भी हाथ में नहीं लेके आए, और जो थोड़ा बहुत हाथ में पैसा था छुपा के लाए थे, तो उससे उन्होंने अपना कारोबार चालू किया, और उसके बाद उन्होंने सब पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप समझ लो। बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उनकी लगन, मेहनत और ईमानदारी से ही वो आज आगे हैं, और ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो आप समझो कि जेब में पैसा नहीं है और आज वो करोड़पति, अरबपति हैं, आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी देखो
सिंधी कौम हर जगह सफल होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब बात करेंगे सर। मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, अपने को, सिंधी लोग जो है बेसिक से पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है जो भारत का हिस्सा होता था। 1947 का विभाजन हुआ था तो वो हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। तब वहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें अपना घर बार संपदा सब छोड़ना पड़ा। सब छोड़कर और तो और अपनी जान बचाने के लिए अपनी वेशभूषा बदल कर यहाँ पे भारत में आना पड़ा। आपका यदि 100 रुपये खो जाता है ना तो पूरे दिन आप डिस्टर्ब रहते हो। आप सोचिए, जिसका घर चला गया, खेत ज़मीन सब चला गया, और यहाँ पे आके उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन्होंने फिर से कामयाब हुए। जब सिंधी लोग भारत में आए थे तो स्टार्टिंग में उन्होंने दर्जी का काम किया, कपड़े से स्टार्ट किया, और आज हर जगह कामयाब है। बॉलीवुड में जाते हो तो करण जौहर जो है वो सिंधी है, रमेश सिप्पी वो सिंधी है, रणवीर सिंह वो सिंधी है। व्यापार की बात करते हो, जितने भी अपने बड़े बड़े ग्रुप है वो सब सिंधी है। चाहे हिंदुजा है वो बहुत बड़े सिंधी है। हमारे जो हीरा भाई है, हीरा नंदानी, वो सिंधी है। यदि मैं वकील की बात करूं तो स्वर्गीय राम जेठालानी वो भी सिंधी है, जिस फील्ड में गए। यदि मैं बात करूं लाल कृष्ण आडवाणी जी जो राजनीति में है वो भी सिंधी है, जिस फील्ड में गए उस फील्ड के वो हीरो बन गए। तो ऐसे होते हैं सिंधी। किस तरह से कामयाब हुए एक एक बात करने वाले हैं। क्या मैं मनु भैया ये मानूं क्या सिंधी लोग कामयाब होने के पीछे उनकी मीठी भाषा वो बहुत महत्व करती है? 100% पंकज भाई, सिंधी लोग जितना मीठा बोलते हैं आप समझो कि उनके मन में भी, हृदय उनका भी मीठा होता है। एक इंसान होता है बाहर से मीठा बोला है, अंदर से कड़वा होता है ना। सिंधी आदमी अंदर से भी मीठा मिलेगा आपको, बाहर से भी मीठा होगा। यानी आप समझो उसकी एक जो ये लागत है, ये स्वीटनेस जो सिंधियों की है, उनकी वजह से ही वो आज कामयाब है। आज मैं आपको अगर इम्प्रेस करना चाहूँ तो अपनी बोली से ही इम्प्रेस कर सकता हूँ। ठीक बात है। अब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन बोली तो मेरे पास है ना, भगवान ने मुझे वो चीज़ तो दी है ना। तो उस वजह से आज जो है सिंधियों ने अपने बोली से लोगों का दिल जीता, लोगों का मन जीता और आगे बढ़ते रहे। मैंने सिंधी लोगों में एक चीज़ देखी है यार, ये झगड़ों से दूर रहते हैं। कोई झगड़ा होता है तो अदर कम्युनिटी क्या करती है, रास्ते में रुक के उसको देखती है, मज़े लेती है, जबकि सिंधी कम्युनिटी उस साइड में से होकर अपने व्यापार की तरफ ध्यान देती है। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% बिल्कुल सही बोला आपने। सिंधी आदमी कभी भी है ना झगड़े पे भरोसा नहीं करता, कभी विश्वास नहीं करता। वो सिर्फ अपनी कामयाबी को देखता है, उसका काम है सिर्फ कामयाबी। आपने एक कहावत सुनी होगी, महाभारत में अर्जुन का जब वो स्वयंवर हुआ था तो अर्जुन जी की जो निगाह थी वो तोते की आंख पे थी। ना कि वो तोते को देखते थे, ना वो महाराजाओं को देख रहे थे, ना किसी को देख रहे थे। उसका सिर्फ जो एम था वो तोते की आंख थी। तो सिंधियों का वही एम है, सिर्फ व्यापार, सिर्फ कामयाबी। हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, यही 100% उनकी जो सफलता का राज है जो मैं आज आपके सामने बयां कर रहा हूं। तो मतलब काबिले तारीफ है कि आप खुद सोचो कि आज जो आदमी सड़क से उठ के आज सिंहासन पे बैठ जाता है वो सिंधी कौम। सही बात है, सही बात है। सिंधियों में एक चीज़ वो देखिए मनु भैया, ये कम खर्चा करते हैं, मतलब खर्चा ना के बराबर करते हैं। और घर लेने की बात होती है तो ये पहले व्यापार दुकान को बढ़ाना करना चाहते हैं, भाई दुकान लेवें फिर व्यापार लेवें, पहले भाई दुकान लेवें फिर उसके बाद घर लेवें, भाई घर में इन्वेस्टमेंट कम से कम करना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? पंकज भाई देखिए, आज जो भी समझदार इंसान होगा वो सबसे पहले यही सोचेगा कि आज मुझे कोई भी खर्चा करना है तो सबसे पहले तो जायज़ खर्चा करेगा। ठीक है। तो आप समझिए कि वो उसकी लाइफ चलेगी। आज देखिए, आज आपके पास आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है तो आप कहाँ तक चल पाओगे? कहाँ तक चल पाओगे, है ना। तो आज आमदनी अपने पास अगर 98 है तो हम लोग चाराना खर्चा करें, चाराना बचाएं, ये सिंधियों की सोच है सबसे पहले। और दूसरी सिंधियों की सोच जो आपने पॉइंट बोला कि पहले मकान खरीदने पहले दुकान खरीदते हैं, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज आप कोई भी मकान लो, मकान से आप व्यापार नहीं कर पाओगे। ठीक बात है। मकान से आप दुकान नहीं खरीद पाओगे। एक दुकान से आप 10 मकान खरीद लोगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी परिभाषा एग्जांपल दिया कि आज हम लोग दुकान से ही कमाएंगे। आज दुकान से कमा के हम लोग 10 मकान ले सकते हैं। ठीक बात है। और आप 10 मकान ले लो, एक दुकान वहां से नहीं बना सकते आप। तो ये 100% सिंधियों की सोच यही रहती है कि हम लोग दुकान अपनी बनावें। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ कि सिंधी कोशिश करके यही चाहता है कि मैं भाड़े पे दुकान न लूँ। ठीक बात है। वो अगर भाड़े पे ले भी लेगा तो यही सोचेगा कि इस दुकान को मैं कैसे 6 महीने में, साल भर में खरीद लूँ। ये उसकी सोच रहेगी। और उसकी सोच यही रहती है, उसका 100% वही एम रहता है कि ये दुकान खरीदूँ, फिर इससे कमाऊँ, फिर अपना मकान लूँ, फ्लैट लूँ, बंगला बनाऊँ। वो बात की बात है। आज काफ़ी रिजल्ट है अपने सूरत में।
जो लोग कुछ नहीं लेके आए सूरत में, आज बड़े बड़े बंगले उनके पास हैं, बड़े बड़े उनके ब्रांड बन चुके हैं। आज मैं नाम तो बहुत नाम है, तो मैं एक नाम लूँगा तो कोई मतलब नहीं, अब कितने सारे नाम मैं नहीं बोल पाऊँगा। यानी बहुत लोग एग्जाम्पल हैं सूरत में, आप देखने जाओगे ना, आप सोचने जाओ, पूछो तो ऐसे बड़े बड़े आपको लोग मिलेंगे आरकेटी मार्केट में, एनटीएम में, मिलेनियम मार्केट में, एसटीएम मार्केट में, बड़े बड़े सिंधी लोग जिन्होंने आज नाम करके बड़े बड़े बंगले बना लिए, बिल्डर बन गए वो लोग। आज आए कुछ लेके कुछ नहीं आए थे, आज बिल्डर बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी कामयाबी, उनकी मेहनत, उनका जो है लगन और ईमानदारी, उसी से उनका रिजल्ट है। सिंधी कम्युनिटी में एक चीज़ हो, देखिए यार, आपके जो स्टाफ होते हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं 20-20 साल तक। 20 साल छोड़ो, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आपके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं वो भी आपके नौकरी करते हैं। इसका क्या राज है? सर इसका राज ये है पंकज भाई कि सबसे पहली बात, जो सिंधी व्यापारी होता है वो सबसे पहले तो अपने स्टाफ को अपना स्टाफ नहीं समझता, वो अपने परिवार का हिस्सा समझता है। आज यही वजह है, अगर आज आप किसी अपने नुमाइंदे को, अगर आप जो है अपना परिवार का हिस्सा समझोगे और उसको आप पूरी तरह से उसका ख्याल रखोगे, पूरी तरह से उसकी देखभाल करोगे, उसको दुख सुख क्या है उसका आप समझोगे, तो आदमी आपको क्यों छोड़ के जाएगा। जैसे आज मेरा बेटा है, आज मैं बेटे का ख्याल नहीं रखूँगा, ठीक है जी, तो मेरा बेटा मेरे को छोड़ के कहाँ जा सकता है। ठीक बात है। तो वही सेम चीज़ अपने स्टाफ के ऊपर होती है। आज उसको अपना परिवार का हिस्सा समझो, अब बेटे समान समझो, भाई समान समझो, तो वो बंदा फिर आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं कभी भी। नहीं, बिल्कुल। तो यही एक वजह है कि एक तो देखो मीठी बोली, और प्लस उसका जो भी है, उसको क्या तकलीफें हैं, वो तकलीफें अगर अपन दूर करते हैं तो वो भी परिवार का ऐसा ही समझेगा। अगर हम उसको अपना परिवार समझते हैं तो वो भी अपना परिवार समझ के कहीं छोड़ के जाएगा ही नहीं। मैंने तो इतना भी सुना है कि आप उनके घरों में भी जैसे शादी होती है तो उनके घरों में शादी जुड़ जाते हैं, एक मौका रिश्तेदार को छोड़ देते हैं, लेकिन स्टाफ के घर में शादी है तो 100% वहाँ पे जाते हैं, काम भी करते हैं, वहाँ पे नाश्ता पानी भी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% बिल्कुल सही है। जब हमने उसको अपना परिवार मान लिया तो उसके यहाँ कोई दुख है, सुख है, तो अपने को उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। अगर दुख है तो दुख में भी शामिल होते हैं, सुख है तो सुख में भी शामिल होते हैं। आज हमारा स्टाफ है, मेरा स्टाफ है, उसकी बेटी की शादी होती है तो सब हम लोगों को करना पड़ता है। मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा, बेचारा कहाँ जाएगा। ठीक है। तो उसके जो उसका शुभ प्रसंग होता है तो वहाँ खाना भी साथ में खाते हैं हम लोग, बैठते भी साथ में परिवार की तरह रहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और सबको करना चाहिए। मैं तो हर व्यापारी को बोलूँगा, हर कौम को बोलूँगा कि आप अपने स्टाफ को अपना परिवार समझो, तो वो आदमी आपका ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और देखिए यार, आप बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं यार। एक कहानी भी बनी हुई है, शायद आपने सुनी भी होगी, मैं सुनाना चाहूँगा यार। कि एक मार्केट के अंदर शक्कर बेच रहे थे सब के सब, वहाँ पे सिंधी भाई चला गया, उसने दुकान खोली, तो जिस रेट में शक्कर वो खरीदता था उसी रेट में बेचना चालू कर दिया। तो मार्केट में हवा होने लगी कि यार ये सिंधी भाई क्या कर रहा है, कुछ दिन में उठ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिन बाद में हुआ उल्टा, सब जितने भी कस्टमर थे उस सिंधी भाई के पास, और सब जितने दूसरे दुकानदार थे ना, या तो उनको दुकान छोड़नी पड़ी या रेट घटाने पड़े। तो मार्केट वालों ने बोला भाई जाके पूछते हैं क्या चक्कर है, किस तरह से कोस्ट टू कोस्ट बेच देता है। गए उसके पास, सिंधी भाई के पास, पूछा कि भाई तुम शक्कर हाई रेट बेचते हो तो कमाओगे कैसे, खर्चे कैसे निकालते हो। सिंधी भाई बोलता है कि मैं शक्कर में नहीं कमाता हूँ, मैं उस बोरी में कमाता हूँ जिस बोरी के अंदर शक्कर आती है। तो ये होशियारी क्या सिंधी भाई के अंदर कहाँ से आती है? सर ये तो गॉड गिफ्ट है। हाँ। ये आप समझना। अब जैसे आपने ये तो कहावत हकीकत सुनाई है, ये मैंने भी सुनी हुई है। और एक होशियारी जो आपने बात बोली कि देखो आज वो आदमी को एक ही एम था कि मुझे टर्नओवर करना है। वो बारदाना बेच के उसने अपने मकान खड़े कर लिए, आप समझो। ठीक है। जो दूसरा नफा कमाते थे 20 पैसे 25 पैसे किलो या 50 पैसे किलो, हाँ। वो वहीं के वहीं रहे। और जो रेट टू रेट बेचने लगा, उसका जो बारदाना खाली होता था हाँ। वो बेच के उसने अपने मकान बना लिए। तो ये तो देखो उसका दिमाग था। हाँ। तो सिंधी का दिमाग, तो अब आप सोचो कि ये जो आज आगे बढ़े वो दिमाग से ही आगे बढ़े। भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट में ये दिया है। आज भगवान कुछ ना कुछ हर किसी को कोई ना कोई गॉड गिफ्ट देता है। और मैं समझता हूँ सिंधियों को भगवान ने दिमाग बहुत दिया है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आज सफलता है। अब ऐसे ही एक मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला पेश कर देता हूँ, बिल्कुल सिंधियों का ही। हाँ, बिल्कुल। एक बंदे का कहीं पैसा फंस गया था, ठीक है जी। अब उसका फ़ोन ही नहीं उठाता था, मेरा पैसा है, फ़ोन ही नहीं उठाता था। ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं तो सोच सोच के थक गया। रोज़ फ़ोन करूं, फ़ोन ही नहीं उठावे। एक दिन मैंने उसको दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया और गलती से उसने फ़ोन उठा लिया। तो
मैंने उसको बोला, एक मेरे पास कलाकार था जो अमिताभ की आवाज़ निकालता था, तो उस कलाकार ने सिर्फ उसको इतना बोला, वो मेरा दोस्त था, बोले कि मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा। बोले सर, वो एकदम से शॉक्ड हो गया। हाँ। अमिताभ जी का फोन, कोई भी शॉक्ड हो जावे। ठीक बात है। बोले सर, बोलिए सर। बोले कुछ नहीं बोलना है, आप मनु भाई का पैसा नहीं दे रहे हो और उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो, इसलिए उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप अमिताभ बच्चन का तो फ़ोन उठाएगा। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, तो उनका मेहरबानी करके पैसा दीजिए। तो ये तो खैर अपना अपना बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मनु भैया देखिए, आप भी एक सिंधी हैं, मीठा बोलते हैं, बचत भी खूब करते हैं और दिमाग भी खूब लगाते हैं, टर्नों पे विश्वास करते हैं। आप जैसे कपड़े के एजेंट हैं, तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस जो जानना चाहती है कि कितना समय हो गया आपके कपड़े के, कितना लाइन हो गया और कौन सी मंडी आप ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा बताइए, फिर उसके बाद में आप सवाल पूछते हैं। पंकज भाई, मैं एक्चुअली अभी तो मैं हमारा तो मेन जो है महाराष्ट्र है। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद हमारे पास एमपी मंडी बहुत अच्छी ग्रिप में है। अभी छत्तीसगढ़ मंडी हमारी बहुत अच्छी ग्रिप में आ रही है। दिल्ली मंडी चालू की है हमने, थोड़ा बहुत यूपी चालू किया है हम लोगों ने। बाकी मेन जो हमारी जो भगवान की कृपा से हमारा जो होल्ड बना है वो महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में बना है। ठीक है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी नंबर 1 के व्यापारी हैं वो भगवान की कृपा से हमारे से जुड़े हुए हैं, और उनसे फिर जुड़ने के अलावा जो हमारे उनसे रिलेशन हैं वो घर जैसे हैं। सिर्फ व्यापारी नहीं है, रिलेशन भी हमारे घर जैसे हैं, और व्यापार के अंदर सबसे मस्ट है आज की तारीख में रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है। तो आज वही काबिलियत की वजह से, उसी भगवान की कृपा की वजह से हम लोग आपके सामने हैं। मैं बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, यदि आप ये वीडियो महाराष्ट्र से देख रहे हैं और आप कपड़े के कोई व्यापारी है, थोक व्यापारी है, होलसेल व्यापारी है, तो ये भावना एजेंसी इनकी गद्दी का नाम है, पेडी है। पिछले 18 सालों से सूरत के अंदर हर बड़े बड़े होलसेलर इनको जानते हैं और मन्नू भैया हैं। यदि आपको इनके नंबर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। बात करते हैं किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्या वो कारण है। सबसे पहला कारण है इनकी मीठी बोली। मुझे नहीं लगता है मनु भैया आज तक आपकी किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, कोई ऐसा पल किसका झगड़ा हुआ हो। नहीं सर, पंकज भाई जैसे तो सच बात बोलूँ तो झगड़े थोड़े बहुत तो व्यापार में चलते रहते हैं। ओके। अब कोई पेमेंट नहीं भेजेगा तो मुझे मीठा, तो मैं 10 बार 4 बार बोलूँगा, 6 बार बोलूँगा, 10 बार बोलूँगा, 11वीं बार तो मुझे थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए। पर भगवान की ऐसी कृपा है, मेरी आज तक ऐसी कोई ज़्यादा नौबत आई नहीं है, 1-2 जगह छोड़ के ऐसी कोई नौबत आई नहीं है कि मुझे एग्रेसिव होना पड़ा हो। देखिए सर, आज सबसे बड़ा हमारा जो एक दायित्व है पंकज भाई, सूरत के व्यापारियों का, आज सूरत के व्यापारी हम लोगों को देख के कपड़ा देते हैं। लाख की बात है ना। आज हम लोग वो नहीं देखते कि मनु भाई के या भावना एजेंसी के साथ वो साहूकार आया है, यहाँ कोई छोटा मोटा व्यापारी है, यहाँ चालू चिल्लर व्यापारी है, यहाँ कोई गलत फ्रॉड व्यापारी है। वो सिर्फ भावना एजेंसी को देखते हैं। बिल्कुल, भावना एजेंसी को देख के ही कपड़ा मिलता है। ठीक है सर। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग उस व्यापारी के प्रति सही निर्णय जो है वो काम करके देवें। उनका पैसा आज लगा हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है उसका पैसा सही टाइम पे हम लोग निकाल के देवें। आज अगले आदमी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, आज मुझे 1 टका, 1.5 टका, 2 टका अगर कमीशन कहीं मिलती है, इस 2 टका, 1.5 टका, 1 टके के पीछे में किसी का 100 टके का नुकसान तो नहीं कर सकता। लाख की बात है। आज मेरा प्लस पॉइंट यही है, आज हमारे ऊपर व्यापारी भरोसा इसलिए करते हैं कि आज भावना एजेंसी का काम नंबर 1 क्यों है, क्योंकि कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, पार्टी कोई डूबत नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे एजेंसी का। आज जिसकी बदौलत आज हम लोग कामयाब हुए हैं। हमने सबसे पहले यही एक नीति अपनाई कि किसी भी व्यापारी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो आप ये समझिए कि यही सबसे बड़ी एक काबिलियत है एजेंसी की लाइन में। आज व्यापारी अच्छे होंगे तो ही हमारा व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल। और आपका पैसा सेफ है तो व्यापार तो 100% आप मेरे से व्यापार करोगे। आपको सेफ्टी चाहिए, पैसा आपका है। आज पैसा ऐसे ही नहीं आता सर, पैसे के काम मतलब कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। आज मजाक नहीं है पैसा कमाना। और वो पैसा, कमाया हुआ पैसा, इतनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपका 2 मिनट में कोई भी एजेंट लेके चला जावे, एजेंट बोले जी मैं क्या करूं ना, ये चीज़ तो मैं बर्दाश्त तो नहीं। मैं खुद एजेंट हूं, मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, इस बात के मैं अगेंस्ट हूँ। आज आपने मुझे देख के कपड़ा दिया तो मुझे पैसा आपको वसूल करके देना है। ठीक बात है। बाहर का व्यापारी आपसे ही क्यों जुड़े, क्या खासियत है भावना एजेंसी में?
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल किया सर। पंकज भाई, हमारा जो बाहर का व्यापारी हमसे जुड़ने की इच्छा क्यों रखता है? मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़। कल भी आया, आज सुबह भी एक आया, मैंने फ़ोन नहीं उठा पाया कि हमें आपसे जुड़ना है। सर, हर इंसान की इच्छा होती है भावना एजेंसी से जुड़े, लेकिन भावना एजेंसी से जुड़ने के लिए सर सामने वाले को भी काबिल होना पड़ेगा। आज हम लोग इस चीज़ में थोड़े से कड़क नीति वाले हैं। अच्छा। कि पेमेंट हमको शार्प चाहिए, लोचा लफड़ा कोई नहीं चाहिए। आजकल देखिए ब्याज वाला सिस्टम तो लगभग खत्म हो गया है, लेकिन कम से कम अपन व्यापारी से कमिटमेंट 60 दिन का करते हैं, तो 75 से 90 दिन के अंदर तो पेमेंट देवे उसको। ठीक बात है। ठीक है ना सर? तो आज आदमी की नफ़ा हो गया, आप समझ के चलिए कि आज व्यापारी हमसे जुड़ने के लिए क्यों बेताब है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट क्या है? हमारा प्लस पॉइंट है सर उसको रेट में माल लेके देना, रिजनेबल रेट पे माल लेके देना, ठीक है, कम से कम रेट पे माल लेके देना। ये हमारी जो आंखें हैं, ये हमारी एक्सरे मशीन है, आंखें नहीं है। बिल्कुल। ये 24 घंटे खुली रहती है हमारी। 24 घंटे आप समझो, मतलब कि हमारा ध्यान यही रहता है कि व्यापारी को कहीं भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए, व्यापारी को कहीं कस नहीं लगना चाहिए। व्यापार में एकदम से उसको रिजनेबल रेट पे कपड़ा दे के देंगे तो अगला आदमी व्यापारी वहाँ सही रेट पे कपड़ा बेचेगा। सही रेट पे कपड़ा बेचेगा तो उसका भी व्यापार बढ़ेगा, उसका व्यापार बढ़ेगा तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमारी नीति ये है। बिल्कुल। आप कौन सी वैरायटी डील करते हैं? सर हम लोग साड़ी भी, मेन तो साड़ी है, ओके, साथ में लहंगा है। ओके। लहंगा साड़ी, मेन तो साड़ी है सर, साड़ी और लहंगा, और थोड़ा बहुत अभी गारमेंट्स और फैब्रिक्स का भी हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन वो भी स्टार्टिंग है हमारा, अभी इतना नहीं। मेन तो साड़ी का है। जब नया नया कस्टमर आपके पास जुड़ता है तो किन किन बातों को ध्यान रखते हैं? कौन सा माल दिलाना चाहिए, कौन सा नहीं दिलाना चाहिए, सप्लायर कौन सा सही है उसके लिए, ये पता कैसे लगाते हैं? सर ये तो देखिए हमारी आज टीम है, हम लोगों की टीम आपस में सब चर्चा करते हैं, ग्रुप बना हुआ है। उस चर्चा में सब यही शामिल होता है कौन क्या चीज़ बना रहा है, हम लोग सब ढूंढते रहते हैं। हम लोग खाली होते हैं तो हम लोग खाली ऑफिस पे नहीं बैठते। अच्छा। हमारा जो मकसद रहता है कि व्यापारी को अच्छा कपड़ा लेके देना है, तो अपने को तो आप समझो रोज नया माल ढूंढना है। ठीक है। सुबह हम लोग अगर कोई व्यापारी आज हमारे पास नहीं है तो भी हमारी टीम पूरी निकल जाती है मार्केटों में। ठीक है। 8 लोग हैं, 8 लोगों में 2 इधर जाएंगे, 2 उधर जाएंगे। हर मार्केट हम लोग देखते हैं, हर मार्केट में कौन सा व्यापारी अच्छा है, किसके रेट रिजनेबल हैं, कौन आदमी का हाथ हल्का है, कौन आदमी अच्छा है जो उसका पोलाइट हो। आजकल हम लोग भी सर बहुत सोच समझ के व्यापार करते हैं। अच्छा। व्यापारी हमें भी पोलाइट चाहिए, रिलेशन सबसे हैं, रिलेशन किसी से खराब नहीं है, लेकिन हमारे को हाथ भी देखना है, हमारे को उसका नेचर भी देखना है, हमको उसकी रेंज भी देखनी है और उसका रेट्स भी देखने हैं। ये चारों चीज़ें देख के ही हम व्यापार आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आपने जो बोली ना पंकज भाई, ये क्या है कि हम लोग सब देख के पहले पूरी डिसाइड करते हैं कि हमको किससे व्यापार करना है। शाम को रिपोर्ट सबकी हमारे ग्रुप में आती है, किसके पास कौन सा माल अच्छा बन रहा है, साड़ी किसके अच्छी बन रही है, लहंगा किसके अच्छा बन रहा है, किसके रेट रिजनेबल हैं, किसके रेट हाई हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो एक प्लस पॉइंट हमारा दूसरा है, हम लोग दुकानों से तो काम करते ही हैं। ठीक है। मिलेनी मार्केट में, STA मार्केट में, JJ मार्केट में, या जो भी मार्केट है सबसे काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग आजकल जो है फैक्ट्रियों पे जाते हैं हम लोग। अच्छा। फैक्ट्रियों पे जाके वहाँ पे पूरा हम लोग निचोड़ निकालते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। उस कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग अपने व्यापारी को माल उपलब्ध कराते हैं, तो उसको कभी ठोकर लगती नहीं है। अब उसके अंदर मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि आज 100 घर हैं, तो 100 घर में कहीं ना कहीं एक आध जगह हम लोग भी कहीं कहीं माइनस हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो हम भी नहीं है। ठीक बात है। ठीक, मेहनत करते हैं सर, लेकिन कहीं कोई एक जगह कोई माइनस पॉइंट हो गया तो उस व्यापारी को, हमारे जो व्यापारी ऐसे हैं वो उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, वो चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, होता है, बस वो जरूर हमारे को गाइड जरूर करते हैं कि मनु भाई यहाँ से रेट थोड़ा सा गड़बड़ आया, अब आप इसको आगे संभालो। आगे हम संभालते हैं, हमको उस आदमी से व्यापार करना है नहीं करना है, वो हमारी डिसीजन होता है। नया सप्लायर आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़े और उसको क्या फ़ायदे हैं आपसे जुड़ने कर? सर नया सप्लायर अगर जुड़ेगा तो सर फ़ायदे सिर्फ उसको नहीं है, फ़ायदे हमें भी हैं। ठीक है। आज मुझे एक अच्छा माल बनाने वाला मुझे चाहिए, ओके। एक अच्छा सप्लायर उसको भी चाहिए, ओके। और एक अच्छा एजेंट उसको भी चाहिए। ठीक है। आज आप व्यापार करते हो तो उस व्यापार में आपका सबसे बड़ा मकसद होता है कि मेरे पास सबसे पहले तो मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहला जो रीज़न है अच्छे एजेंट से जुड़ने का वो यही है कि मेरा पैसा सेफ है। आज अगर उस एजेंट का बैकग्राउंड अच्छा है
और एजेंट मजबूत है तो आपको डर ही नहीं लगेगा ना सर, माल कितना भी आप पैक कर दो। सही बात है। आप करोड़, मैं आपको आज 10 लाख का माल दिखाऊं, आप 20 लाख का देने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम है कि मेरा पैसा दूध पी के आएगा, क्योंकि मेरा पैसा भावना एजेंसी के थ्रू लगा हुआ है। ठीक है। तो भावना एजेंसी अपने जेब से चुका सकती है, इतना उनका मजबूत है। आज कोई भी पार्टी ऊपर नीचे होती है तो भावना एजेंसी के अंदर इतनी पावर है कि वो अपना पैसा जेब से दे सकते हैं उस पार्टी का। ठीक है। पार्टी डूब जावे, कुछ भी हो, आज हर व्यापारी सेफ पॉइंट लेके चलता है। सर आज हम लोग 1, 1.5, 2 टके में, मैं 1 टका भी लेता हूँ, 1.5 टका भी लेता हूँ, 2 टका भी लेता हूँ। ठीक है। लोग बोलेंगे मैं सिर्फ 1 टका लेता हूँ, मैं बोलता हूँ सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। 1 टका सब दिखाने के अंदर से सब खेल सब होते हैं, वो दुनिया जानती है। कोई गिफ्टों में लेता है, कोई कहीं से लेता है, कोई इंसेंटिव में लेता है, सब समझ। हम लोग ओपन बात करते हैं व्यापारी के साथ, मैं खुली बात करता हूँ, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। मैं डरता ही नहीं किसी से, क्योंकि मेरे को है ना, मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलने के लिए मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता कि मैंने क्या बोला था। ठीक बात है। जो मैंने एक बार बोल दिया सर, में 1.5 भी है, 2 भी है और 1 भी है, और जैसा जैसा जिसका सिस्टम। तो आप लोगों का फायदा ये सर कि एक तो एक अच्छा व्यापारी मिलता है आपको। हमारे पास सब अच्छे व्यापारी हैं, नंबर 1 व्यापारी। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर मंडी का नंबर 1 व्यापारी से हम लोग आपको जोड़ के रखें। सबसे प्लस पॉइंट, हम लोग बी ग्रेड सी ग्रेड को नहीं लेते अपने पास। ठीक है। मेरे पास एंट्री के लिए 50 फोन आते हैं, भैया मुझे ठोस रेफरेंस मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, और कैश पे हम लोग काम नहीं करते। कोई बोलता है ना भैया मैं तो कैश दे दूंगा आपको, कैश कितने दिन दे देगा सर? ठीक है पंकज भाई, आज कैश मुझे आज दे दोगे, कल दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, मुझे ठोस रेफरेंस मिलेगा तो वो व्यापार सालों साल चलेगा। जो कैश देगा वो 2-4 दिन चलेगा। ठीक बात है। तो अपने को तो रेफरेंस के ऊपर भरोसा है सब। तो एक अच्छा व्यापारी का रेफरेंस जरूर दे देता है वो, कोई दिक्कत, उसको कोई डरने की जरूरत ही नहीं होती अगर वो अच्छा है तो। रेफरेंस में वो डरता है जो कमजोर होता है। तो अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है मन्नू भैया, और आने वाले जैसे सोशल मीडिया में क्या होता है, बायर और सप्लायर डायरेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं आपको डर नहीं लग रहा कि एजेंसी खतरे में है? नहीं लगता है डर? सर ये बात तो बिल्कुल आपने सच बोली कि एक जो सूरत के दुकानदार हैं डायरेक्ट करने में देर नहीं करते एक अच्छे व्यापारी को। तो इसमें सर कहीं ना कहीं नुकसान उनका होता है। ओके। वो आज ये सोचते हैं कि हमने 1 टका बचा के, 2 टका बचा के अपना व्यापारी को डायरेक्ट कर लिया। पहली बात तो डायरेक्ट वही व्यापारी होता है जो 1 टके वाला होता है। अच्छा। 2 टके वाला व्यापारी को डायरेक्ट करते ही नहीं कभी, समझना। ठीक है। क्योंकि 2 टके वाला व्यापारी सेमी है, सेमी मतलब सेकंड ग्रेड का है। जो ए डबल ग्रेड वाला है वो 100% उसको डायरेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट करने में मुझे आप एक बात मैं आपको बताऊं पंकज भाई कि सूरत के व्यापारियों को फायदा क्या है? फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मैं बताता हूं आपको बिल्कुल कोई कि फायदा अगर आज वो आप 1 टका सोचते हो कि मैं 1 टका बचा लूं, तो 1 टका तो आपका बचता ही नहीं है। वो तो आपका जो ए ग्रेड वाला व्यापारी वो काट लेता है। ठीक है सर। अच्छा, वो काटने के बाद वो तो 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर चलेगा। साल भर बाद आपको फिर उसी एजेंट की याद आती है। ठीक है। क्योंकि वो मन्नू भाई आज भावना एजेंसी है। एग्जाम्पल, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सब एजेंटों की बात कर रहा हूं, सब अच्छे एजेंटों की बात कर रहा हूं। मैं अपने पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। आज आप अच्छे एजेंट से जुड़े हो, किसी से भी जुड़ो। आज अगर उस एजेंट का आप 1 टका बचा लेते हो, उसको उसका नाम हटा के आप डायरेक्ट ले लेते हो, तो सर एक बुरा मत मानना, मैं दोनों के लिए बोलूंगा कि सूरत के व्यापारी का भी नुकसान है और बाहर के व्यापारी का भी नुकसान है। बिल्कुल। वो कैसे है पंकज भाई? 2 मिनट जरूर आपको लूंगा इसके लिए, ये एग्जांपल देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सूरत के व्यापारी का नुकसान कहाँ है वो मैं बताता हूँ। ठीक है। सूरत के व्यापारी का नुकसान है सर वो जब 4 महीने 6 महीने चलेगा, उसके बाद व्यापारी, अगर कोई व्यापारी, सूरत के व्यापारी, इसमें सूरत के व्यापारियों का भी नुकसान है और बाहर के व्यापारियों का भी नुकसान है। वो कैसे है वो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आज आप किसी भी अच्छी एजेंसी से जुड़े हो आप, मैं पर्टिकुलर भावना एजेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे एजेंटों की। ठीक है। बहुत एजेंट ऐसे जो टॉप 10 में आते हैं, उन एजेंटों के साथ अगर आप जुड़े हो और उन एजेंटों के साथ अगर आप बेईमानी करते हो, बेईमानी बोले तो इन द सेंस कि जो 1 टका बचाने वाली आप बात करते हो, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। ये बाहर वाले व्यापारी के लिए बोल रहा हूँ। बाहर व्यापारी को लगता है मैंने 1 टका बचा लिया, एजेंट को हटा दिया, खुश हो गए। सर आप कितने दिन खुश हो जाओगे? मार्केट, सूरत का मार्केट सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, आपको ही पता नहीं पड़ेगा सर आज खाते के रेट क्या हैं, आज मिल के रेट क्या है, ग्रे के रेट क्या है। आज आप डायरेक्ट कर लो और हो सकता है वो कल मुझे कोई वो चीज़ 5 रुपये कम में कहीं मिल जावे, 10 रुपये कम में कहीं मिल जावे। तो एक एजेंट के होने से आपको बेनिफिट आपको मिलता है कि नहीं यार ये व्यापारी
से कपड़ा नहीं लेना है, ये आइटम अपने को 10 रुपये सस्ता यहाँ मिल रहा है, तो वो आपका फ़ायदा है। वो सोचना चाहिए आपको कि 1% एजेंट को देने के बाद आपका 5% बचता है, 10% बचता है, आप वो फोकस रखो। आप सिर्फ 1% बचाने के चक्कर में अच्छी चीज़ें खो देते हो और एक फ़ायदे भी खो देते हो। आपको लगता है कि व्यापारी हमारा ईमानदार है। सर, कोई भगवान की कृपा से आज व्यापार है, व्यापार में सब ईमानदार हैं, सब अपना व्यापार देखते हैं, हर आदमी प्रैक्टिकल है। और सूरत के दुकानदार के लिए बोलूँगा कि सर आप डायरेक्ट करते हो तो आपको क्या बचता है? अगर वो 1% आप उस व्यापारी को काट के दे देते हो तो आपके घर में तो कुछ आया नहीं, फिर एजेंट को क्यों छोड़ते हो? आज एजेंट आपको 10 व्यापारी, 20 व्यापारी, 50 व्यापारी और लगाता है। आप एक व्यापारी के चक्कर में 1% उसको पास किया, आपने एजेंट का नाम हटा दिया और बाद में आप एजेंट को फ़ोन करते रहोगे 1 साल बाद। वो एजेंट मतलब वो पुरानी बातें याद करके आपसे जुड़ेगा ही नहीं कि यार आपने गलत काम किया था मेरे साथ। तो मेरा एक सर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा सूरत के व्यापारियों को कि आप ये 1% बचता तो आपका है नहीं, तो ये 1% के चक्कर में आप व्यापारी को क्यों छोड़ते हो, एजेंट को क्यों छोड़ते हो? एजेंट को रखो। आप नफ़े में से सोचो ना कि आप 10% कमा रहे हो, कोई बात नहीं, 9% घर में आएगा। एजेंट से बचा के चलो। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं सर, कई लोगों ने मेरे साथ गलत किया और कई लोग आज भी मेरे साथ मेरे प्रति वफादार हैं। वो कैसे हैं कि व्यापारी ने डायरेक्ट कर दिया लेकिन दलाली मेरी गद्दी पे पहुंचती है, सालों से पहुंच रही है, तो सर हम लोग भी जुड़े हुए हैं उससे। आज उसको इतना फ़ायदा है कि आज उस एक व्यापारी के चक्कर में 10 व्यापारियों के काउंटर मैंने लगवा दिए। तो आप समझो देता मेरे को कितना है, ₹1,00,000 उस व्यापारी का जिसने डायरेक्ट किया है, साल में ₹1,00,000। और जबकि कमाता कितना है मेरे से? अगर आज मैं 2 करोड़ का भी व्यापार करता हूँ उसके अलावा, तो सर कम से कम ₹20,00,000 आप कमाओगे। 10% तो कमाओगे, 10 नहीं कमाओगे, 5 कमाओगे, 10 लाख रुपया कमाओगे। मेरे को उस व्यापारी की दलाली कितनी दे रहे हो? ₹1,00,000। सर वो 1 लाख के चक्कर में अपना 10 लाख का नुकसान क्यों करते हो? मेरे कहने का मतलब सर आप समझदार हो, अच्छे लोग हो तो आप समझो। ये देखो सर, एक चेन है व्यापारी की, एजेंट की और बायर की, सप्लायर की और एजेंट की। ये एक चेन है, ये तीनों मिलके रहेंगे तो ये चेन बनी रहेगी, मजबूत रहेगी और व्यापार मजबूत होगा। आप लोग चाहते हो कि हमारा पैसा कहीं डूबे नहीं, बिल्कुल सही सोच है, बिल्कुल नहीं डूबना चाहिए। तो सर आपको भी तो ख्याल रखना चाहिए कि आप एजेंट को काट के उसका नुकसान क्यों करते हो 1% के पीछे? आप एजेंट को मजबूत करो ना। नहीं सर, एजेंट के बिना तो काम नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, अब व्यापारी खुश हो रहा है ना, एजेंसी का नाम हटा दो। आप अपने जेब से 1% दो कि सेठ आपने मेहनत की है, आपको 1% आपके घर में पहुंचेगा। व्यापारी भी जिंदा, एजेंट भी जिंदा, वो काम करो कि सब जिंदे रहें। सही बात है, व्यापार जिंदा रहेगा सर। इसमें फ़ायदा क्या है यार? देखिए, आपका 1% हटा के अगर वो एक व्यापारी से डायरेक्ट कर भी लिया, बाकी आपके पास 99% जो व्यापारी है वो कहाँ से लेके आएगा? पंकज भैया, मैंने यही तो शब्द अभी बोला कि आप उसे एक व्यापारी के चक्कर में आपने दूसरे एजेंट आपको 50 ग्राहक लेके आता है, 50 लेके आवे, 10 लेके आवे, 20 लेके आवे, आपका नसीब है। तो वो 10-20 व्यापारी आप जोड़ो ना, आप वो कमाने की सोचो। ठीक बात है कि वहां से कमाऊं, आज वहां से आप कितना कमाओगे, आप वो सोचो, बड़ी सोच रखो। ये छोटी सोच रखने की जगह नहीं है, यहाँ बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। ठीक बात, व्यापारी को, ठीक बात, लोकल व्यापारी को। ठीक बात कि 1% आप अपनी जेब से दे दो। नफे में से सोचो ना कि मैंने 9 नहीं कमाए, 8 कमाए, 8 नहीं कमाए, 7 कमाए। कुछ ना कुछ तो कमाओगे, नुकसान में तो नहीं दोगे ना। तो 1% के पीछे आज व्यापारी आपका 100% का इंश्योरेंस करके चलता है। सही बात है। आज मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा आपको ये सूरत के व्यापारियों को काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यापारी है सर, बहुत बड़ा व्यापारी है, मैं नाम नहीं लूंगा इस स्टेज पे उसका, आज इंडिया लेवल का टॉप 10 व्यापारी, टॉप 10। ठीक है। उस व्यापारी ने मेरे थ्रू माल लिया। ओके। और माल लेने के बाद उन्होंने मेरा नाम हटवा दिया। अच्छा। ठीक सर, नाम हट गया, नो प्रॉब्लम। बाहर का व्यापारी भी खुश, लोकल व्यापारी भी खुश। जबकि वो लोकल वाला व्यापारी मेरे पीछे लगा हुआ था पंकज भाई, हर दूसरे दिन मेरी ऑफिस पे आके बैठता था कि भैया मुझे ये व्यापारी जोड़ के दो, मुझे ये व्यापारी जोड़ के दो। मैंने मेहनत करके, विश्वास करके जोड़ दिया तो सर उसने मेरे को ही तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो सर आगे देखो भगवान का कैसा रौद्र रूप चालू होता है। सर आज मेरे यहाँ पे 15 लोगों का स्टाफ है और 10 लोगों का परिवार है, 25 लोग। 25 लोगों की किस्मत कहीं तो चलेगी, किसी की तो आपको दुआ मिलेगी,
आप वो चीज़ सोचो, आप कहीं भी काम करो। आज मेरे से बड़े बड़े एजेंट बैठे हैं जिनके यहाँ 50-50 स्टाफ होते हैं, उन किसी की तो दुआ ले लो, लगेगी ना सर, आपकी कमाई से ही तो उनको उनका घर चल रहा है। आप वो सोचो। तो उस व्यापारी ने क्या किया सर, उनको डायरेक्ट किया। अब वो व्यापारी इतना बड़ा है कि उसको तू तड़ाक नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, क्या ट्रांसपोर्ट उड़ गई सर एक। ओहो, उस ट्रांसपोर्ट में उसका 2 पार्सल चला गया, ट्रांसपोर्ट ही उड़ गई। आप क्या करोगे, किसको पकड़ोगे? व्यापारी, वहाँ वाला व्यापारी बोलता है मेरे को माल नहीं मिला, यहाँ में वाला व्यापारी बोलता है मैंने माल भेज दिया, एजेंट था नहीं, हटा दिया था मेरे को। अब वो मेरे को तो कुछ बोल नहीं सकता, जब एलान मेरे पास आई नहीं, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया। तो अब जानो सेठ, वो 2.5 लाख रुपए का माल था पंकज जी, 2.5 लाख का माल। व्यापारी बोले मेरे को माल नहीं मिला, वो बोलता मैंने भेज दिया, तू तड़ाक कर नहीं सकता। ठीक है सर। अब वो ट्रांसपोर्ट वाला भी उड़ गया, तो उसका 2.5 लाख रुपया वो खड्डे में चला गया। व्यापारी दे नहीं रहा और उसको कुछ कर भी नहीं सकता। व्यापारी इतना बड़ा है कि यहाँ वाला व्यापारी उसको टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक सर। अब उसके दिमाग में आई कि इस जगह अगर मन्नू भाई होते बीच में, तो 2.5 में से कम 1.5 तो मेरे पास आता, 1.25 तो आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एजेंट की कोई तो रोल होता है एजेंट का। आज पंकज भाई आप व्यापारी हो और एक बाहर का व्यापारी है, आप लोग आपस में लड़ नहीं पाओगे। एक एजेंट होता है ना बीच में, वो आपसे भी लड़ सकता है, उससे भी लड़ सकता है। एजेंट का जो रोल है सेठ, आप 1%, 1.5%, 2%, एक ग्रेड वाइज बात कर रहा हूँ, ये दलाली देने के बाद आप फुल इंश्योर्ड हो जाते हो कि आपका पैसा सेफ है। सेफ है, नहीं तो आप चालू चिल्लर एजेंट से करो ना, क्या दिक्कत है, सबसे करो। सही बात है। एक अच्छे एजेंट की परिभाषा क्या है? अच्छे एजेंट की परिभाषा यही है कि आपका पैसा सेफ है, और आपका मेन मकसद ही यही है कि आपका खून पसीने की कमाई सेफ है, सब अच्छा है। जो सप्लायर उल्टा सुल्टा माल बेचते हैं, ओपन माल बेचते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? 100% बोलूँगा सर। 100 हमारे साथ भी होता है, बताइए ना। हमारे साथ भी होता है। आजकल देखिए सर, ये क्या है, ये बहुत ख़राब टेंडेंसी है व्यापारियों को माल ठोकने की, गलत माल भेजने की। लिखाओ कुछ, जाता कुछ है, वो नहीं होना चाहिए। और एक तो आज की तारीख में व्हाट्सएप पे व्यापार हो रहा है। व्हाट्सएप पे व्यापारी बहुत कम आता है आजकल। जो सिस्टम हो गया, स्विगी जोमेटो वाला सिस्टम साड़ियों में भी हो गया। अभी आज की तारीख में व्यापारियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनकी स्टाफ वगैरह हैं, वो सैंपल लेके बाहर मंडियों में जाते हैं और वहाँ जाके व्यापारियों को कपड़ा बेच के आते हैं। यहाँ आने के बाद एलआर तो हमारे पास आती है, नो प्रॉब्लम। अब हमें तो मालूम नहीं रहता उस व्यापारी ने क्या लिखाया है। वो आके बोलते हैं सर आपके व्यापारी ने ये माल लिखाया, ठीक है भेजो। व्यापारी अच्छा है तो हम लोग बोलेंगे भेजो। अब उसने काला लिखाया है और आप पीला भेज रहे हो यहाँ से, सबसे बड़ी मैंने तो देखा नहीं। ठीक सर। माल वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से कंप्लेन आती है, सर ये मैंने ये लिखाया था, ये आया है। अब उसके अंदर रोल हमारा आ जाता है, भैया माल चेंज करके दो या माल वापस आएगा। अब जो कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो बेचारे उस चीज़ को समझते हैं, कुछ नहीं समझते, बोले नहीं हम तो सब हमने तो सही भेजा है। और सब सही भेजा है, वो बोल रहा है गलत भेजा है, आप बोल रहे हो सही भेजा है। अब इसका निष्कर्ष कहाँ से निकले? ठीक बात है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। हम लोग वही काम करते हैं, दोनों को समझा बुझा के रास्ता निकालते हैं। भाई किसी का गलत ना हो, ना आपका ना उसका, हमारा मकसद यही रहता है। अब कपड़ा व्यापारी क्या बिक ही नहीं रहा और आप गलत माल भेजोगे तो सूरत वालों की गलती है। अच्छा, कई ऐसे व्यापारी हैं जिनको कपड़ा नहीं मिलना चाहिए सूरत में, उनको भी कपड़ा मिलता है। आज एक व्यापारी 4-4 एजेंटों से काम करता है। बिल्कुल। आज ये सोचो कि आज मेरे ऊपर उसने 50 लाख रुपए मेरे लगे हुए हैं, उसने 4 एजेंटों को 50-50 लाख, 2 करोड़ अपने ऊपर लगा लिया और उसकी कैपेसिटी 1 करोड़ की भी नहीं है। ठीक है। तो सर आखिर में तो नुकसान सूरत का ही होने वाला है। ये चीज़ सूरत के व्यापारियों को समझनी पड़ेगी, सूरत के दूसरे एजेंटों को, अच्छे एजेंटों को समझनी पड़ेगी कि आज मुझे भी समझनी है ये चीज़, मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, आज मैं भी दूसरे व्यापारियों से काम करता हूँ जो दूसरे एजेंटों से काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे भी समझनी चाहिए कि आज उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो 4 एजेंटों से और काम कर रहा है, 5वां मैं भी घुस रहा हूँ वहाँ। तो आखिर में तो नुकसान सूरत वालों का ही होने वाला है। तो ये समझता हूँ कि सर ये चीज़ तो सबको समझनी चाहिए कि आज जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना काम करे। ठीक बात है। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है मन्नू भैया क्या, भाई एक एजेंट दूसरे के पास जाता है जो व्यापारी, तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए भाई, पहले पुराने वाले चुका के आप फिर मेरे पास आ, ऐसी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। अभी सूरत का व्यापारी में कैसा हो रहा है, आज आपने छोड़ दिया, दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने पकड़ लिया। तो ऐसा कोई पॉलिसी, कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? पंकज में होना तो सब चाहिए, लेकिन ये चीज़ हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। उसका कारण बताऊँ,
उसका कारण सबसे बड़ा कड़वी सच्चाई है कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हाँ एजेंट लोग। हाँ क्यों खींचते हैं? उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सूरत के व्यापारी भी मजबूत नहीं है पंकज भाई। ठीक है। सूरत के व्यापारियों को भी मजबूत होने की ज़रूरत है इस चीज़ में। हम लोग टांग खींचते इसलिए हमारी एकता हो नहीं सकती। ओके। जो आपने बात बोली कि एक एजेंट से काम बंद करके दूसरे से चालू करे, वो पॉसिबल। आज एक व्यापारी 4-4, 5-5, 6-6 व्यापारी तो ऐसे दिखाऊं 10 एजेंटों से काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ माल बेचना मकसद है, माल वापस आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं, पेमेंट 150 दिन में आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं। तो ये चीज़ कब तक चलेगी? ये मैं सूरत वालों को एक मैसेज देना चाहूँगा, सूरत के व्यापारियों को, कि आप इस चीज़ में मजबूत रहिए सर। आप सोच समझ के माल दीजिए ताकि मतलब हल्के व्यापारी को कपड़ा नहीं जावे। जो गलत टाइप के व्यापारी हैं, जो आज एक अच्छे व्यापारी को डिस्टर्ब करते हैं, बड़े व्यापारी को, मैं ये नहीं बोलता हूँ सब व्यापारी खराब हैं, कुछ व्यापारी खराब हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलता है और वो कपड़ा लेने के बाद पूरी मंडी खराब करते हैं वहाँ। हाँ हाँ हाँ, आज उसमें अच्छे व्यापारी जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक बात है। उन बेचारों को भी कपड़ा गलत व्यापारियों को उधार देना पड़ता है, जिनको नहीं देना है। नहीं देना। बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक बात है। सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने बोली कि अपना एक नियम बनना चाहिए एनओसी का। एनओसी का नियम कैसे बनेगा पंकज भाई? आज आप सपोज करो, आज मैं किसी दूसरे एजेंट की टांग खींच, उनका व्यापारी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना मतलब देख रहा हूँ कि मेरा व्यापार हो रहा है, बस। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि उसका पैसा उसने दिया कि नहीं दिया। यही चीज़ सब जगह हो रही है, हर एजेंट यही कर रहा है। चलो ये तो ठीक है सर, बड़े एजेंट जो हैं, अच्छे एजेंट जो हैं, मजबूत एजेंट जो हैं, वो लोग तो सब अपने घरों से भी चुका सकते हैं। लेकिन जो चालू चिल्लर एजेंटों से काम कर रहे हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, उनसे तो कम से कम बचो। ठीक बात है। अपना पैसा सेव रखो। आज हमारे सूरत मार्केट के जो कैलाश हकीम जी हैं, प्रहलाद भाई हैं, आकाश वाले, तीसरे अपने नरेंद्र साबू जी हैं, ये इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तारीफ़े काबिल कार्य कर रहे हैं, आज लोगों का पैसा बचा रहे हैं ये लोग। आप समझना, ये लोग क्यों कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी है, ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि सूरत का व्यापार मजबूत हो, सूरत का व्यापारी मजबूत हो, सूरत का पैसा बाहर खराब ना हो, जाए नहीं, किसी का पैसा डूबे नहीं, डूबत ना हो। ये कोशिश करके डूबा हुआ पैसा भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं तो तारीफ़ काबिल, उनको बहुत शुक्रिया अदा, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सूरत के लिए सोचा, जो कि आज तक कोई सोचता नहीं था। ये चीज़ इन तीनों ने मिलकर इतना बढ़िया कार्य किया है, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ तीनों को। यानी कैलाश हकीम जी को, फोस्टा वालों को, नरेंद्र साबू मनभरी वालों को, और तीसरा आकाश वाले अपने प्रहलाद जी को। तीनों मेरे दोस्त हैं, तीनों मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बहुत मतलब उनकी तारीफ़ करता हूँ और बहुत शुक्रिया करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम भी तारीफ़ करते हैं सर। वो तीनों हमारे पास आए हैं, कैलाश जी आने बाकी हैं, बाकी नरेंद्र जी आए थे और प्रहलाद जी भी आए, तो दिल से उनका मैं धन्यवाद देता हूँ यार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब पूरा टाइम। जहाँ पे आज अपना बंदा 2 मिनट नहीं निकालता है, वो बंदे पूरे दिन देते हैं लोगों के लिए, तो निस्वार्थ भाव से। तो इसमें सूरत के जो काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है व्यापारी भाइयों का भी शौक चाहिए, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए, माल देने से पहले ब्लैंक चेक लेना चाहिए, या व्यापारी से बात करनी चाहिए भाई तुम्हारा पेमेंट कितने दिन में आएगा? ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सर हो गया है, हम लोगों ने तो अपने अच्छे एजेंटों ने तो ये नियम निकाल दिया है, कुछ एजेंटों ने, ठीक है, जो मेरी जानकारी में, ठीक है, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, और मेरी जानकारी में कुछ एजेंट और भी हैं जिन्होंने सिस्टम निकाला है कि चेक बुक रख लेते हैं, ब्लैंक चेक बुक अपने पास, कहीं कोई गड़बड़ी हो ही नहीं, जिसका पेमेंट है भैया टाइम पे दे दो बस। और अगर आपके पास सामने उसके पास बैलेंस नहीं, उस व्यापारी से काम ही क्यों करें हम लोग? चेकबुक लेने का मतलब ये नहीं कि उसका कोई पैसा भागने वाला है। चेकबुक रखने का मतलब कि सर अब टाइम पे पैसा पहुंचे, आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपने काम में बिजी रहो। मेरा एक व्यापारी है, बहुत अच्छा व्यापारी है, मैं उनसे बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे उनसे रिलेशन घर जैसे हैं। सेठ उनका कहना क्या है पता है आपको मैं पंकज भाई? बहुत अच्छी बात। और ये मैं इंडिया लेवल के जो व्यापारी हैं उनको ये ज़रूर सुनाना चाहूँगा, वो सुने और इस पर अमल करें। उस व्यापारी ने मुझे इतनी अच्छी बात बोली कि मनु भाई हमारी इज्जत आपके हाथ में है। ठीक बात है। आज आप लोग हमको कपड़ा लेके देते हो, ये हमारी गुडविल है, लेकिन टाइम पे पैसा पहुँचे ये भी हमारी गुडविल को ध्यान रखना चाहिए। तो आप हमारे को अगर 30-40 दिन में मेरा पैसा आपके यहाँ नहीं पहुँचता है
तो 45 दिन में आप बेहिचक फ़ोन करिए और मेरे से पेमेंट मांग करिए। क्योंकि हम लोग उनको पेमेंट की मांग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, आप समझना। हमको डर लगता है कि कहीं उसको मैं पेमेंट की वसूल की बात करूंगा या मेरे ऑफिस जब फ़ोन जाएगा तो नाराज़ हो जाएगा। लेकिन वो अपोजिट है, वो बोलते हैं मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, मुझे खुशी होगी कि तूने मेरी इज्जत रखी, मेरी वहाँ गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है सर, ये तो मैं बोलता हूँ हर व्यापारी को सोचना चाहिए, हर अच्छे व्यापारी को ये सोचना चाहिए, और सैल्यूट करता हूँ उस व्यापारी को जिसने ये बात बोली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनु भैया, कितना प्यार करते हैं आप अपने काम से? पंकज भाई, सच्ची बात बोलूँ तो मुझे अपने काम से इतना प्यार है ना कि मुझे संडे से भी नफरत होने लगती है। हा। संडे को भी मेरे को बैठा नहीं जाता, मैं सोचता हूँ कि संडे को भी कुछ ना कुछ करूँ। ओके। मुझे एक काम का जुनून है। हाँ। मतलब मैं 100% अपने बच्चों को भी, अपने मेरे जो भाई जैसे स्टाफ हैं, मेरे भांजे हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता रहता हूँ कि बेटा आगे बढ़ो। मतलब उनको मतलब हर चीज़ में उनको पुश बैक देता रहता हूँ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है, मैं नीचे से ऊपर उठाऊँ, मुझे मालूम है। ठीक बात है। मैंने पुरानी बात बोलूँ तो भैया, आप समझो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था और रात को 12 बजे घर पहुंचता था। दिन में खाने का भी पता नहीं होता था। तो मैंने इतने भागा-दौड़ी की है। तो अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही बोलूँगा कि संडे के दिन भी मुझे लगता है कि मैं कोई ना कोई काम करूँ, फैक्ट्रियों में जाऊँ, खातों पे जाऊँ, या जो भी है, और व्यापारी के लिए अच्छे से अच्छी मेहनत करूँ। ठीक है। सुबह 8 बजे मेरा व्यापार शुरू होता है, मैं 8 बजे शुरू हो जाता हूँ और रात को 11 बजे ख़त्म करता हूँ ठीक बात। मेरा। मनु भैया, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नए तरीके करते हैं? पंकज भाई, सबसे पहले तो क्या होता है, हमारे व्यापार बढ़ाने के लिए मैं नए नए व्यापारी जो हैं, जो हमारे टारगेट पर व्यापारी रहते हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि अपने व्यापारी को हम लोग कैसे कैच करें, नए व्यापारी को कैसे कैच करें, उनके लिए जो नई चीज़ें उनको कैसे हम लोग उपलब्ध करा के देवें, उनके जो माल उनको चाहिए अच्छे से अच्छा माल उसको कैसे लेके देवें, अच्छे से कम रेट कैसे लेके देवें, ये करके हम लोग अपने व्यापारियों को कैच करने की कोशिश करते हैं। और 100% यही रहता है कि एक अच्छे से अच्छा व्यापारी हमारी एजेंसी में जुड़े, ताकि हमारा भी व्यापार बढ़े और हम सूरत के व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ावें। ठीक बात। हमारा मेन मकसद ये है। आपके हिसाब से जब व्यापारी आपसे खरीदी करने आता है तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? सबसे पहले तो सर, मैं व्यापारी की बात रखता हूँ कि व्यापारी को कहीं से भी रेट्स में कस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो व्यापारी को अगर थोड़ा सा भी रेट में ऊपर नीचे होगा, वो बेचारा व्यापारी कपड़ा बेच नहीं पाएगा। नहीं बेच पाएगा तो सीधी सी बात है, वो हमारे से कट जाएगा। तो सर, सबसे बड़ी मजबूती तो वही सबसे पहले देनी पड़ती है कि मेरे को व्यापारी को कम से कम रेट में माल लेके देना है मार्केट से। ओके। यहाँ के जो व्यापारी है स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, कंपटीशन में लड़ रहे हैं, आपके हिसाब से उन्हें यदि कामयाब होना है तो कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए? सर, यहाँ के व्यापारियों को तो एक ही सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि वो कपड़े पे ध्यान देवें, अच्छा कपड़ा बनावें, अच्छा क्रिएशन, अच्छे से अच्छा क्रिएशन देवें और रेट रिजनेबल रखें। एकदम से व्यापारी का गला काटने वाला काम न करें, और रेट रिजनेबल रखेंगे, क्रिएशन अच्छे से अच्छा देंगे। कोशिश करें कि नए से नया क्रिएशन हम लोग व्यापारी को सेट करके देवें। आज आपने कोई चीज़ बनाई है तो आपको ये देखना है कि इससे अच्छी चीज़ कौन सी और बन सकती है, कल अपन इसको इससे अच्छा और देवें। बस ये आप अगर सोच लेंगे तो मैं समझता हूँ आपका व्यापार बहुत ऊपर जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है सूरत के सब एजेंटों को मिलकर एक मीटिंग करनी चाहिए, भाई व्यापारी से पहले ब्लैंक चेक लेना चाहिए फिर ही खरीदी देनी चाहिए? पंकज भाई, वो चीज़ हम लोगों ने पहले की थी, 1-2 बार मीटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन व्यापारी हमारे एजेंट एकजुट होते नहीं हैं। वो कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अब हम लोगों ने तो शुरू कर दिया है। आज देखो सर, आज जो हर मंडी का नंबर 1 व्यापारी है, उससे तो हम नंबर चेक बुक ले नहीं सकते। वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से देवे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग तो नहीं मांग कर सकते कि आप मुझे चेक बुक रख दो। अभी जो नए व्यापारी हम लोग लेते हैं, उनसे एक ही हमारी डिमांड रहती है कि सर आपको 5 ब्लैंक चेक मुझे मेरे पास रखने पड़ेंगे, आपको साइन किए हुए, तो उसके बाद ही हम व्यापार कर पाएंगे। और सबसे पहले उस ब्लैंक चेक के बाद भी मुझे एक ठोस रेफरेंस चाहिए जिससे मैं आपसे व्यापार कर पाऊँ, क्योंकि हमारा व्यापार ऐसा है पंकज भाई कि एक लिमिट नहीं है कोई भी। हम मतलब आप समझो, बाद में व्यापार शुरू करने के बाद हम लोग अकाउंट नहीं देखते कितने का अकाउंट हो गया, कितने का माल गया, मतलब अनलिमिटेड है। तो अपने को उसी व्यापारी से काम करना चाहिए जिसका रेफरेंस ठोस हो और पेमेंट एकदम से मजबूत हो, परफेक्ट हो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से ना कोई पेमेंट डूबता है तो इसमें रोल किसका होता है, एजेंट का, व्यापारी का, या उस सप्लायर का जो देखा नहीं उसने? सर सूरत के व्यापारी की तो इसमें कोई गलती बेचारे की है ही नहीं, ओके। क्योंकि एक एजेंट को इस मजबूत होना चाहिए कि हम लोग किससे व्यापार कर रहे हैं। मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला कि सूरत का व्यापारी बेचारा हमको देख के कपड़ा देता है, ठीक है। हमारे फेस पे कपड़ा मिलता है, हमारी गुडविल पे कपड़ा मिलता है। तो सूरत के व्यापारी का तो कोई कसूर इसमें बेचारे का है ही नहीं। देखो सर, इसमें 2 बातें हैं पंकज भाई। एक होता है कि एजेंट गलत व्यापारी से व्यापार कर रहा है, एक होता है कि एक हादसा हो गया। हादसा होना एक अलग चीज़ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, ट्रेजिडी। अब बीच में कोरोना आया था, कोरोना में कई ऐसे व्यापारी थे बेचारे जो बाप बेटा 2 थे, दोनों ख़त्म हो गए। अब उनकी वाइफ बची, उनकी बेटियां बची, उनकी बहुएं बची। अब आप किससे पैसा लोगे? वो एक दुर्घटना है। उसमें फिर एजेंट को, व्यापारी को समझना पड़े, सूरत के व्यापारी को और एजेंट को। और अगर चीटिंग से कोई काम हो रहा है तो 100% मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि उसमें एजेंट जवाबदार है, एजेंट को पैसा देना चाहिए। क्योंकि आप सोच समझ के व्यापार नहीं कर रहे हो, आप किसी भी गलत सूरत के व्यापारी का पैसा आप फंसा रहे हो, वो नहीं। बिल्कुल। यदि आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए मनु भैया, तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे कपड़ा इंडस्ट्री में? सबसे पहला तो पावर यही आऊँगा कि यहाँ से गलत माल नहीं जावे, GR नहीं आवे, और लोगों का पेमेंट टाइम पे आवे। मेरी जो है इच्छा यही है, जो मेरा मकसद समझो, मेरे मन की इच्छा समझो कि अपने को उसी व्यापारी से व्यापार करना चाहिए जो GR ना करे, जो पेमेंट टाइम पे देवे। सर अपने आप 100% व्यापार मजबूत होगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का व्यापारी भी मजबूत, एजेंट भी मजबूत, और बाहर का व्यापारी भी मजबूत, फिर कमजोरी कहीं आएगी नहीं। ठीक बात है, ठीक। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा पूरा एपिसोड हमारे साथ जुड़े थे अपने भावना एजेंसी के ओनर मन्नू भैया, और उन्होंने सारी बातें बताई, एक सिंधी समुदाय के बारे में बताई, क्यों कामयाब होते हैं, मिठी बोली, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, खर्चा कम करते हैं, कम मार्जिन पे ज़्यादा माल बेचने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ बताया उन्होंने एजेंट का क्या क्या रोल होता है, और किस तरह से कपड़ा आगे बिकेगा, किस तरह से सूरत एक नंबर आ चुका है, और उनकी जो एजेंसी है वो क्या क्या रोल निभाती है, सब उन्होंने डिटेल से बताया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगला एपिसोड आने वाला है कोई नई हस्ती के साथ, ये चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।